morning to all. We are now starting with second head of income, and that is income under the head house property. The first one was salary. Remaining three heads are PGBP, capital gain, and income from other sources. What is taxable under this head? Income under the head house property. The income which is taxable under this head is rental income of the house property. लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि रेंटल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ही हमेशा यहां पे टैक्सेबल नहीं होती है. एट टाइम्स यू विल फाइंड कि आपके पास कुछ ऐसे हाउस हैं जहां पे कोई एक्चुअल रेंट आ ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है, क्योंकि इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंटल की बजाय एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल होता है. मतलब आपके हाउस की रेंटल जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है ये टैक्सेबल होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? तो रेंट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट. इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं. गवर्नमेंट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में ये नहीं कहती है कि आपकी जो एक्चुअल रेंटल इनकम आ रही है वही टैक्सेबल होगी. गवर्नमेंट कहती है कि अगर एक्चुअल रेंटल नहीं भी आ रही है, आपके कुछ हाउसेज ऐसे हैं जहां पे एक्चुअल रेंटल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, उसकी एक्सपेक्टेड रेंट तो है, कुछ ना कुछ रेंट आना तो चाहिए था, तो जो आना चाहिए था वो टैक्सेबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक हाउस है जिसपे कोई किराएदार नहीं है, उसकी एक्चुअल रेंट कितनी है? निल. लेकिन उसकी रेंट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस कितनी है? साल का 1,20,000 रेंट आना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 1,20,000 इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. दूसरे तरीके से इस बात को कहते हैं, मेरे पास एक हाउस है जिसका एक्चुअल रेंट मुझे कितना आ रहा है? 1,20,000 पर एनम, बट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 1,80,000 पर एनम. You know what will be my income under the house property? It will be 1,80,000. Although I have received only how much? 1,20,000. So what is taxable under that income from house property? Your actual rental or the expected rent of the property, whichever is higher. I am repeating again. Your actual rent or expected rent of the property, whichever is higher. At times you will find that you do not have even a single rupee as actual rent. Actual rent तो है ही नहीं. तो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर टैक्सेबल होता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ आपको ये बात खराब लगेगी कि गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाई क्यों है. मेरे पास मकान है लेकिन उसका किराया कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी गवर्नमेंट मेरी इनकम क्यों मान ले रही है, उस पर टैक्स क्यों ले रही है. हमने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी कि गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स नहीं है. आज उसी बात को फिर से दोहराते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं. हमारे जो देश के रईस हैं वो दुनिया में सबसे रईस हैं, और जो देश के गरीब है वो दुनिया में सबसे गरीब है. क्या गवर्नमेंट इस वेरिएशन को डिमिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्या रईसों से पैसा छीन के गरीबों को दे सकती है? नहीं, ये तो नहीं किया जा सकता. लेकिन हां, कुछ कानून ऐसा बनाया जा सकता है जिससे इस गैप को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके. अब गवर्नमेंट देखिए मुझे क्या कह रही है. कह रही है राज अग्रवाल आप बड़े आदमी हो, आपके पास 4 मकान है, ठीक है. अब गवर्नमेंट कहती है एक मकान में तो आप रहते हो, ठीक है, अच्छी बात है. उस 3 मकान में आप ना तो रहते हो ना किराए पे लगाए हो, लेकिन आपके पास पैसे बहुत है तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है. तो उस 3 मकान में ना तो किराएदार है ना आप खुद रहते हो, तो कोई बात नहीं, उस 3 मकान की जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपके हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल हो जाएगी. अब मैं सोचता हूं कि अच्छा किराए की इनकम आ नहीं रही है फिर भी टैक्सेबल हो जा रही है, तो मैंने उस 3 मकान में भी किराएदार लगा दिए. अब एक इंसान जो कुछ हजार रुपए कमाता है वो भी उसी कैडर के मकान में रह रहा है जिस कैडर के मकान में मैं रहता हूं, मैं करोड़ों कमाता हूं. तो गवर्नमेंट कह रही है देखिए हमने गैप को मिनिमाइज कर तो दिया. जिस स्टेटस के मकान में, जिस स्टैंडर्ड के मकान में राज अग्रवाल रहते हैं करोड़ों कमा के, उसी स्टैंडर्ड के मकान में हमने उस आदमी को भी रख दिया जो 20,000 रुपए का किराया देके रह सकता है. जो 20,000 रुपए का किराया देना मैनेज कर सकता है वो भी उसी स्टैंडर्ड के मकान में रह रहा है.
और राज अग्रवाल मजबूर है उस मकान को किराए पे देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो किराए पाए या ना पाए, गवर्नमेंट तो क्या करेगी? एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल बना देगी। सबको बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट कहती है हम आपके मकान का क्या चीज टैक्सेबल करेंगे? द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट? In case the actual rent is more than expected rent, then the actual rent will be taxable. And in case there is no actual rent, obviously the expected rent will be taxable. एक बात बताइए, जब बिना रेंट कमाए भी रेंट की इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, तो क्या मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि नहीं कि क्या इसे किराए पे लगा दिया जाए? बिल्कुल आएगी। मैं सोचूंगा कम से कम अगर टैक्स देना ही है तो किराया लेके टैक्स दे, क्योंकि अगर किराया नहीं भी लेंगे तो भी टैक्स तो देना पड़ेगा। Did you understand this? Now the question to you is, what do you mean by house property? आपको क्या लगता है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? What do you mean by house property? The commercial properties, the malls, shopping complexes, or the residential houses? What do you mean by house property? House property का मतलब क्या होता है? मॉल कवर होते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कवर होंगे हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर रेजिडेंशियल हाउसेज जहां हम रहते हैं? Residential house, according to you. Let me tell you, house property can be a commercial house property and it can be a residential house property. House property का मतलब residential नहीं होता। House property की दो कैटेगरी होती है। House property can be a commercial property and it can be a residential property. Right? आप जिस घर में रहते हो वो residential house property है, ठीक है? शहर में जितने मॉल हैं, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो भी हाउस प्रॉपर्टी हैं, लेकिन पता है वो कौन से हाउस प्रॉपर्टी हैं? दे आर कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, अब हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेक्शन, द चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। चलिए देखिए सभी कोई। The very first section, section 22, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? देखिए, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई होगी, तीन की तीन, ठीक है? ऑल थ्री कंडीशन सैटिस्फाई होगी, ऑल थ्री कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड, देन द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 1, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। व्हाट शुड बी अ प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। यही तो मैंने आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बेसिकली बिल्डिंग। Basically, house property means a building. It can be a commercial, it can be a residential building. Understood everyone? The property should consist of a building or land appertaining thereto. इसका क्या मतलब है? देखिए ये क्या है? This is a 5000 square feet land. This is 5000 square feet land. इसमें मैंने क्या किया है? 2000 स्क्वायर फीट का एक कंस्ट्रक्शन है। 2000 स्क्वायर फीट लैंड को मैंने यूज किया है और इस पे एक बिल्डिंग बनवा दी है। दिस इज बिल्डिंग ऑन 2000 स्क्वायर फीट लैंड। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? कहता है द बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। अगर चारों तरफ लैंड भी छूटी हुई है तो वो भी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा। व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। और चारों तरफ अगर लैंड है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ वेकेंट प्लॉट है, सिर्फ वेकेंट प्लॉट है, दिस इज प्लॉट विच इज वेकेंट, खाली है, तो दिस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। ये हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ ऊपर वाला हाउस प्रॉपर्टी है। कितना हाउस प्रॉपर्टी है? पूरा का पूरा।
ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अगर बिल्डिंग के चारों तरफ लैंड भी है तो वो लैंड भी मिला के हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ खाली लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इट शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। ठीक है, तीसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट की लैंड है और इस पूरी लैंड पे मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा दी है। ठीक है, इस पूरी लैंड पे मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा दी है। The land is of 2000 square feet. This is the building on full 2000 square feet. Is it a house property? Yes, this is a house property. The building is a house property. लेकिन बिल्डिंग के आसपास अगर जगह खाली है तो वो जो खाली जगह है appertinent thereto, the land appertinent to the building will also be called house property. But if it is a vacant plot of land, it will never be called house property. Clear to all? Number 2. कहने का मतलब यह है कि इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी तभी आएगा जब वो हाउस प्रॉपर्टी होगी। और हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्डिंग होती है और लैंड अपॉर्चुनेट देयरटू होती है। खाली प्लॉट ऑफ लैंड का अगर किराया आ गया, मेरे पास खाली जमीन पड़ी है उसका किराया आ गया, तो विल इट बी इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी? नो, क्योंकि इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी तभी होगी जब किराया किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का है। द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपके पास किराया आ रहा है और आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, तभी वो इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। इन्होंने ऑन रेंट प्रॉपर्टी दे दी अपनी, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या देगा? रेंट देगा। मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी में रहता नहीं है, इसने फर्दर लेट आउट कर दिया, पता है किसको? इसने फर्दर लेट आउट कर दिया मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी किसको रेंट देता है? मिस्टर बी को देता है। बड़ी सुंदर बात। मिस्टर ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को लेट आउट करेगा मिस्टर बी को। ठीक है, मिस्टर बी वो रेंट किसको देगा? मिस्टर ए को देगा। मिस्टर बी ने फर्दर लेट आउट किया प्रॉपर्टी किसको? मिस्टर सी को। ठीक है, मिस्टर सी अब ये रेंट किसको देगा? मिस्टर बी को देगा। अब बात आती है कि ये वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये किसको रिसीव नहीं हो रहा है? ओनर को रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, जो एसएससी है वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आप ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के, तभी आपके पास जो किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इस मिस्टर बी को भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से ही आ रही है, लेकिन ये मिस्टर बी जो है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, एंड देयरफॉर दिस रेंटल शैल नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Now you'll ask me, sir, what it will be in such a case? What it will be? If it is not income from house property, it is either PGBP or other sources. When it is PGBP, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर बी का यही धंधा बन गया है, वो किराए पे मकान लेते हैं, फर्दर किसी को किराए पे देते हैं, यही बिजनेस है उनका। किराए पे मकान किसी से लिया, कम रेट पे किराए पे लेते हैं, ज्यादा रेट पे किराए पे आगे दे देते हैं। दिस इज द बिजनेस ऑफ मिस्टर बी। If it has turned out to be the business of Mr. B, obviously the income to Mr. B will be PGBP. But suppose this is not the case, that it is his business. उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली किराए पे, अब उनको जरूरत नहीं थी उस प्रॉपर्टी की, तो इन्होंने फर्दर किसी और को किराए पे दे दिया बस। ठीक है, इट वॉज बाई चांस कि उनको जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने किसी और को दे दिया, इट इज नॉट हिज बिजनेस, देन द इनकम विल बी IUS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अंडरस्टूड? अब आप कहेंगे सर यहां अगर 2000 स्क्वायर फीट के लैंड पे 2000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है और इसका किराया आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इस वाले का भी किराया आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, खाली प्लॉट का अगर किराया आएगा तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है? अगेन आई से दिस विल बी ईदर PGBP और IUS। मेरा धंधा ही क्या है कि हम खाली प्लॉट को किराए पे देते हैं। ठीक है, हम खाली प्लॉट लेते हैं और किराए पे दे देते हैं किसको? जो लोग, जैसे मॉल वॉल के बाहर हम खाली जमीन ले लेते हैं अगर आसपास कहीं जमीन होती है तो, और मॉल वालों को किराए पे दे देते हैं कि यहां पे अपना स्टैंड लगाओ, जो व्हीकल स्टैंड वगैरह लगाते हैं ना वो लोग। ठीक है, पार्किंग के लिए यूज कर लीजिए,
तो इस तरीके से हम किराए पे दे देते हैं। तो अगेन दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी माय बिजनेस एंड देयरफॉर दिस विल बी पीजीबीपी। व्हेन इट इज आईयूएस, I had one of the vacant plot of land and that was not required by me right now. So what I did, I gave it to somebody on rent. So this will become IUS. मेरे पास एक दो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, इसी तरीके से किसी को किराए पे दे दिया, IUS बन जाएगा। हाँ, खाली प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे देना, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा धंधा है, then the income will be PGBP. So whenever I say that this is not house property, what it will be? अगर हम हाउस प्रॉपर्टी कहते नहीं है तो ऑब्वियसली वो PGBP या IUS होगा। अब ये भी क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है कि कब पीजीबीपी कब आईयूएस। पीजीबीपी तब जब वो बिजनेस है और आईयूएस जब वो बिजनेस नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सारी कंडीशन मीट करनी है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं, 1 2 3 में से सारी कंडीशन। पहला, वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आप उसके ओनर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, the property should not be used by the owner. The property should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him. उस प्रॉपर्टी में एसएससी का अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब अपनी ऑफिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपनी कोई शॉप नहीं होनी चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए उसमें अपनी, ठीक है, अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए, वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, मेरा अपना बिजनेस उस प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अपना बिजनेस अगर उस प्रॉपर्टी में है तो किराया आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है उसमें हम अपना ही दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो किराया आएगा ही नहीं। यस यू आर राइट, किराया नहीं आएगा। लेकिन इनकम टैक्स कहां कहता है कि किराया आना जरूरी है? इनकम टैक्स तो कहता है एक्सपेक्टेड रेंट को हम क्या करेंगे? टैक्सेबल बना देंगे। अंडरस्टूड बात? इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड रेंट को टैक्सेबल बना देता है ना, इसीलिए वो ये बात बता रहा है कि देखो अगर तुम्हारा अपना धंधा है तो अगर तुम्हारा अपना धंधा है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर, मतलब अपना धंधा नहीं होना चाहिए तभी चार्जेबल टू टैक्स है। मतलब अगर अपना धंधा तुम्हारा है तो हम चार्जेबल टू टैक्स नहीं करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। आप सोच रहे होंगे ये कहता है कि आपका अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए तभी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। तो आप रिवर्स वे सोचेंगे, आप कहेंगे सर अगर अपना धंधा है तो कौन सा किराया आ जाएगा? जब हम अपना ही दुकान खोल के बैठे, अपनी फैक्ट्री खोल के बैठे हैं उस प्रॉपर्टी में, तो किराया कैसे आएगा? यू आर राइट, किराया नहीं आएगा। लेकिन इनकम टैक्स ये थोड़ी ना कहता है किराया आना जरूरी है टैक्सेबल बनाने के लिए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये नहीं कहता है। एक्सपेक्टेड रेंट को भी तो वो टैक्सेबल बना देता है। वो कहता है कि प्रॉपर्टी का किराया जितना आ सकता था इसको भी तो टैक्सेबल बना सकता है। तो आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट तो आ सकता है ना, अंडरस्टूड। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं तो हम एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं मानेंगे। यही कहना चाहती है, हम एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं मानेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आप अगर अपनी दुकान खोल के बैठे तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी। तो क्या क्या जरूरी है? नंबर 1, यू मस्ट हैव अ बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू विल वर्क। Number 2, you must be the owner of the property. Number 3, you should not use it for your own business and profession. Then the income is chargeable under that income from house property. I am repeating again. Number 1, the property should consist of any building or land appertaining thereto. The property should consist of any building or land appertaining thereto. Number 2, the assessee should be owner of the property. Number 3, the property should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him. क्लियर है बात सबको? द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। कह रहा है कि आप उसमें अपना कोई बिजनेस प्रोफेशन ना हो रहा हो, ठीक है, जिसकी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स है। तो इनफैक्ट ऐसा समझ लीजिए सभी बिजनेस की इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स ही होती है। सभी बिजनेस की इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स ही होती है, राइट? चार्जेबल टू टैक्स तो जरूर होती है, टैक्स लगता है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो नहीं लगेगा टैक्स। लेकिन चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं है? चार्जेबल टू टैक्स है। फिर से समझिएगा, सपोज हम एक बिजनेस कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट निल है तो टैक्स कितना आएगा? निल। प्रॉफिट निल है तो टैक्स भी निल। बट टेल मी वेदर माय बिजनेस इज चार्जेबल टू टैक्स? यस, इट इज चार्जेबल टू टैक्स।
Yes, it is chargeable to tax. Ultimately, tax is zero as because profit is zero. But you cannot say that your business is not chargeable to tax. मेरे business पे tax लगता है, लेकिन profit नहीं था इसलिए देना नहीं पड़ा. लगता तो है tax. So what I mean to say that this line is not very important. That the profit of which are chargeable to income tax, as because the profit of every business is chargeable to tax. So I've understood the charging section. चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि आपके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, नंबर 2 आप उसके ओनर होने चाहिए, और नंबर 3 आप उस बिल्डिंग में अपना कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, तो अराइज हो जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. कितनी सुंदर बात कह रहा है कि आप उस प्रॉपर बिल्डिंग हो, आप उसके ओनर हो और बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हो. इसका मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है, हम उसके ओनर हैं, ठीक है, और उससे किराया आ रहा है कि नहीं ये सब बात कर ही नहीं रहा है. अब देख रहे हो कब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगी, क्या किराया आ रहा हो, किराएदार हो, ये सब बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है. कह रहा है आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसके ओनर हो, और तीसरी बात आप उसमें अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, बस खाली भी पड़ी है बिल्डिंग, आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो मतलब खाली भी पड़ी है बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा. आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो तो बस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, खाली भी पड़ी है प्रॉपर्टी, इनकम आ जाएगा. अच्छा, आप कहोगे सर एक प्रॉपर्टी है, हम उसके ओनर हैं और हम उसमें रहते हैं, तो आगे चल के आपको बताएंगे कि अगर आप उसमें रहते हो तो गवर्नमेंट ने उसकी छूट दे रखी है, कुछ एग्जेम्पशन है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस मकान में हम रहते हैं, फिर से सुनिए, आप बिल्डिंग है, आप उसके ओनर हो, नंबर 3 आप उसमें रहते हो. अगर हम उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो अब क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो एक बिल्डिंग है, हम उसके ओनर हैं, हम उसमें रहते हैं, क्या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा? जिस मकान में हम रहते हैं क्या उसका भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा. लेकिन आप आगे चल के देखोगे कि वहां पे इनकम जो आती है वो नील हो जाती है. इनकम जरूर आएगी लेकिन इनकम वो नील आएगी. जिस मकान में हम रहते हैं गवर्नमेंट वहां के लिए इनकम को नील बना देती है, लेकिन इनकम आती है कि नहीं, इनकम आती है. तो जिस घर में आप रहते हो, इज दैट हाउस चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत उस पर टैक्स लगता है, लेकिन उसका अल्टीमेट टैक्स अंडा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो लगा दी जाती है. उस इनकम को जीरो कहा जाता है, उस मकान की इनकम को जीरो कहा जाता है जिसमें आप रहते हैं. ठीक है, और जिस मकान में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, वो तो हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से ही बाहर है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी अपना दायरा तब पकड़ता है जब एक बिल्डिंग है, आप उसके ओनर हो, धंधा नहीं कर रहे हो, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रिप लगाता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस मकान पे पकड़ेगा? मकान आप उसके ओनर हो, उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो, पकड़ लेगा. आप उसमें रहते हो तो भी पकड़ लिया है. देखिए, किराएदार है तो भी पकड़ लिया, खाली है तो भी पकड़ लिया है. कब कब पकड़ा है? आप रहते हो पकड़ा, किराएदार है पकड़ा, ठीक है, खाली पड़ा है तो भी पकड़ा. कब नहीं पकड़ेगा? आप धंधा कर रहे हो, नहीं पकड़ेगा, पीछे हट गया. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तभी आपके ऊपर गिरता है जब आप उस मकान में बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन जब हम रहते हैं तो वैल्यू हो जाती है नील. किराएदार है तो निश्चित है टैक्सेबिलिटी आएगी, खाली पड़ा है तो भी टैक्सेबिलिटी आएगी. आप रहते हो तो भी टैक्सेबिलिटी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वैल्यू नील है, इसलिए टैक्स अल्टीमेटली नील है. क्लियर टू ऑल? Number 1, property consisting of any building or land appertaining thereto. Rental income of a vacant plot not appertaining to building is not chargeable to tax under the head income from house property, but is taxable either under the head PGBP or income from other sources. बता दिया हमने, रेंटल इनकम वेकेंट प्लॉट का जो नॉट appertaining टू बिल्डिंग है. ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्डिंग है उसके किनारे लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, उसके किनारे खाली लैंड है तो हाउस प्रॉपर्टी है. इसीलिए कह रहा है कि जो नॉट अपॉर्चुनिटी टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के किनारे वाले खाली प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, जो पूरा ही खाली प्लॉट है उसकी बात कर रहे हैं. अगर खाली प्लॉट है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी, नॉट चार्जेबल. कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी और अदर सोर्सेस. पीजीबीपी कब? जब खाली जमीन देना किराए पे, यही मेरा धंधा है, देन पीजीबीपी.
ये मेरा धंधा नहीं है, एक आध जमीन खाली पड़ी थी मेरी, हमने दे दिया बस ऐसे ही, देन इट इज IUS। नंबर 2, SSC शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। SSC शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहां ओनर का मतलब क्या है? ओनर का मतलब दोनों चीज है यहां पे, रजिस्टर्ड ओनर भी और डीम्ड ओनर भी। रजिस्टर्ड ओनर भी और डीम्ड ओनर भी। रजिस्टर्ड ओनर मतलब प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्ट्री है, देन आई एम रजिस्टर्ड ओनर, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कुछ केसेस में रजिस्ट्री मेरे नाम से है, कुछ केस में रजिस्ट्री मेरे नाम से है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स कह रहा है कि हम ओनर किसी और को मान रहे हैं। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। इफ द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन माई नेम, इफ द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन माई नेम, आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड ओनर तो ओनर है ही। एक प्रॉपर्टी है जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम से नहीं है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है राज अग्रवाल यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा पैसा ही वहां पे लगा हुआ था। हमने किसी और के नाम से रजिस्ट्री करा दी थी, अपने स्पाउस के नाम से, अपने माइनर चाइल्ड के नाम से, अपने माइनर चाइल्ड के नाम से करा दी, अपने स्पाउस के नाम से करा दी। पैसा किसका है? मेरा ही फंड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है राज अग्रवाल, यू आर डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आई एज्यूम इट, एज्यूम, इनकम टैक्स एज्यूम कर लेगा कि राज अग्रवाल ही ओनर है, और उस इनकम पे, किराए पे जो किराए की इनकम आएगी उस पे टैक्स कौन देगा? राज अग्रवाल देंगे। आइए समझाते हैं इस बात को। देखिए मिस्टर ए है, उसकी PGBP की इनकम 2.5 लाख रुपए है। जल्दी बताइए उसका टैक्स कितना होता है? नील। उसकी 2.5 लाख रुपए की PGBP की इनकम है तो उसका टैक्स नील है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है। मिस्टर ए अब एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ही इज प्लानिंग टू बाई अ प्रॉपर्टी, एंड व्हेन ही विल बाई द प्रॉपर्टी ही विल पुट इट ऑन रेंट, और रेंट पे जब उसको डालेंगे तो उससे फिर से 2.5 लाख रुपए का किराया भी आएगा। तो मिस्टर ए की फ्यूचर इनकम क्या होने वाली है? मिस्टर ए इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस प्रॉपर्टी विच विल पुट इट ऑन रेंट, and the rental earning would be somewhere around 2.5 lakh, and his business income is already 2.5 lakh. Then the future income of Mr. A is 5 lakh rupees, on which he will be liable to pay tax. Currently he is not paying tax, but in future he will be liable to pay tax because his income will be 5 lakh rupees. Now what plan Mr. A is making? Why to buy property in his name? He is thinking to buy the property in the name of Mrs. A. मिस्टर ए सोच रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं, मिसेस ए के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है। जब वो मिसेस ए के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिसेस ए के हाथ में आ जाएगी 2.5 लाख रुपया। तो बड़ी सुंदर बात, मिस्टर ए की भी इनकम 2.5 लाख रुपया, मिसेस ए की भी इनकम 2.5 लाख रुपया, यानी टैक्सेस कितना हो जाएगा? दोनों लोग का नील। मिस्टर ए का भी टैक्स नील और मिसेस ए का भी टैक्स नील। समझ में आ रही है जो बात कह रहे हैं हम? दोनों लोगों का टैक्सेस हो जाएगा नील। तो मिस्टर ए ने यही प्लान बनाया कि हम लोग प्रॉपर्टी किसके नाम से खरीदते हैं? मिसेस ए के नाम से। नाउ इनकम टैक्स कह रहा है कि मिस्टर ए, ठीक है, लीगली वो प्रॉपर्टी मिसेस ए की है, लेकिन फॉर इनकम टैक्स आई विल कंसिडर यू मिस्टर ए टू बी द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। डीम्ड ओनर का मतलब मान लिया जाएगा, ओनर हो नहीं, डीम, डीम का मतलब विल बी एज्यूम्ड, विल बी डीम्ड दैट यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर दिस इनकम विल बी योर्स। मतलब 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख रुपए जोड़ के इनकम बना दी जाएगी। तो कुछ केसेस में क्या होता है, लोग अपनी रेंटल इनकम को ना किसी और के हाथ में डालने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे इनकम टैक्स क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम आपको ओनर मान लेंगे। तो इनकम टैक्स किसको किसको ओनर मानता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो लीगल ओनर है वो तो ओनर है ही, जो लीगल ओनर है, अगर आप प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हो देन यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इन सम केसेस even if you are not the legal owner of the property, you will be assumed to be the owner of the property. In 4 cases such assumption is taken. तो डीम्ड ओनर की 4 केसेस हैं, वो देखते हैं कब कब आप डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे। डीम्ड ओनर, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। इनकम इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली इफ द एसएससी इज ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है। द वर्ड ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर मतलब रजिस्टर्ड ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब beside the legal owner, section 27 provides that the following person are to be treated as deemed owner of the house property for the purpose of charging tax on annual value under the head income from house property. कहता है beside the legal owner, section 27 provides that the following persons are to be treated as deemed owner of the house property. लीगल ओनर के अलावा कुछ लोगों को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ लोगों को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, एनुअल वैल्यू क्या होता है, हमने आपको बताया था ना कि जो एक्चुअल रेंट आती है वही इनकम नहीं होती है। होता क्या है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा होता है उसको इनकम मानी जाती है। तो एनुअल वैल्यू की एक कंपटीशन की जाती है कि व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वहां पे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट सब कुछ लिया जाता है, फिर इनकम निकाली जाती है। तो अभी छोड़ देते हैं इस बात को, अभी बस ऐसे समझिए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड ओनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। किन केसेस में? नंबर 1, transfer to spouse or minor child. If the property is transferred without adequate monetary consideration by the assessee to his or her spouse, if the property is transferred without adequate monetary consideration by the assessee to his or her spouse, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की स्पाउस को विद कैसे ट्रांसफर की? विदाउट एडिक्वेट, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन बाय द एसएससी टू हिज और हर स्पाउस। मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी मिसेस ए को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, और आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया। मतलब प्रॉपर्टी मैन मिस्टर ए ने 5 करोड़ रुपए की मिसेस ए के नाम पे कर दी, अब मिसेस ए से पैसे ही नहीं लिए, तो मिस्टर ए डीम्ड ओनर कहलाएगा। मिस्टर ए ने मिसेस ए को प्रॉपर्टी दिया 5 करोड़ रुपए का, अब बदले में मिसेस ए से 5 लाख रुपए ले लिए, मात्र 5 लाख रुपए ले लिए। इज इट एडिक्वेट कंसिडरेशन? नो, द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। स्टिल मिस्टर ए, यू आर डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी मिसेस ए को दिया 5 करोड़ रुपए की, और 5 करोड़ रुपए मिसेस ए ने दिए मिस्टर ए को। मिसेस ए भी कमाती हैं, उनकी अपनी इनकम है, उन्होंने अपनी इनकम में से पैसे दिए मिस्टर ए को 5 करोड़ रुपया। नाउ इज मिसेस ए द लीगल ओनर एंड मिस्टर ए वुड बी डीम्ड ओनर? नो, मिस्टर ए विल नॉट बी डीम्ड ओनर ओवर हियर, एज बिकॉज मिस्टर ए इज सिंपली ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विच इज अ जेन्युइन केस ऑफ ट्रांसफर। कब मिस्टर ए डीम्ड ओनर कहलाएंगे? जब उन्होंने अपनी बीबी को प्रॉपर्टी दे दी बिना पैसे लिए या फिर कम पैसे लेके। 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपए लेके दे दिया, तुम मजाक है क्या? ये तो बिल्कुल हम यही कोशिश कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए लेके क्यों दे रहे हैं? ताकि सारी रेंटल इनकम मिसेस ए की बन जाए, सारी रेंटल इनकम मिसेस ए की बन जाए। बेसिकली मैं 30% स्लैब में जाता हूं, तो मेरी इनकम पे टैक्स 30% आ जाएगा, मिसेस ए की रेंटल इनकम आएगी तो उनके ऊपर 5% 20% टैक्स आएगा। इसलिए मैंने मिसेस ए के नाम से प्रॉपर्टी कर दी मात्र 5 लाख रुपए लेके। गवर्नमेंट कह रहा है बेवकूफ ना बनाओ, you Mr. A is the deemed owner of the property। ठीक है इतनी बात? यानी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर ए मिसेस ए को, तो फुल कंसिडरेशन जो उसकी बनती है, एडिक्वेट कंसिडरेशन जो उसकी रियल मार्केट वैल्यू बनती है, वो लेनी पड़ेगी। वो आपने मिसेस ए से लिया है तब तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तब तो जेन्युइन ट्रांसफर है। अब उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो मिसेस ए की होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब तो इनकम सचमुच किसकी है? मिसेस ए की है, क्योंकि पैसा भी किसका लगा है प्रॉपर्टी में? मिसेस ए का। अब आपको एक बात बताते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। पता है पहले वर्ड मॉनेटरी नहीं होता था, ये बाद में ऐड किया गया है। पहले वर्ड इतना होता था, सेंटेंस ये था, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या था पहले? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए आपने प्रॉपर्टी किसी को दी है तो आप डीम्ड ओनर हो। एडिक्वेट कंसिडरेशन लेना होगा,
उसके बदले में एडिक्वेट कंसिडरेशन लेना होगा। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। मिस्टर ए ने एक 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। द रियल केस लॉ आई एम डिस्कसिंग विथ यू। मिस्टर ए ने 5 करोड़ रुपए की एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी, जो उन्होंने मिसेस ए को ट्रांसफर कर दी और उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। मिसेस ए की कोई इनकम ही नहीं थी तो लेते कहां से? ठीक है, मिसेस ए कुछ करती नहीं है, शी वॉज एन हाउस वाइफ। उन्होंने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिसेस ए के नाम पे कर दी और उसे 1 रुपया भी नहीं लिया। और रेंटल इनकम जितनी आ रही थी वो मिसेस ए के हाथ में वो टैक्सेबल बना रहे थे। जो रिटर्न ऑफ इनकम अपनी सबमिट करते थे, वो इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल करते थे, उसमें जो रेंटल इनकम आती थी वो मिसेस ए की दिखा रहे थे। अब आपके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए? अगर मिस्टर ए ने कुछ भी नहीं लिया है प्रॉपर्टी के बदले में, तो मिस्टर ए क्या है? डीम्ड ओनर। ये रेंटल इनकम किसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ? मिस्टर ए की होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर भी यही बात कहता है कि आप ये गलत रिटर्न बना रहे हैं। ये इनकम तो किसकी है? ये इनकम तो किसकी है? मिस्टर ए आपकी है। दिस नॉट इनकम ऑफ मिसेस ए, एज बिकॉज मिस्टर ए यू आर डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मिस्टर ए कहते हैं कि देखिए, आई एम नॉट डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई एम डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन आई हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विथ एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है। इनकम टैक्स वाले पूछते कहां लिया है तुमने? तो 1 रुपया नहीं लिया। वो कहता है मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है। बात समझिए, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और जो मैंने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी है उसके बदले में मुझे अपनी वाइफ से भरपूर प्यार मिलता है। और ये जो प्यार मिलता है ना, ये कई करोड़ रुपए का है, प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा है। ध्यान दीजिए, उस समय वर्ड क्या था? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। वर्ड मॉनिटरी तो था ही नहीं, तो कंसिडरेशन, वो कह रहे प्यार कंसिडरेशन है, मुझे बदले में प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है नहीं, मैं ये बात नहीं समझता, नहीं मानता। मिस्टर ए कोर्ट चला जाता है, कहता है ये कोर्ट में बात करते हैं आपसे। और कोर्ट में भी वो यही बात कहता है कि देखिए इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी दी है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और मैंने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दी है, मुझे एडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है, बल्कि सरप्लस कंसिडरेशन मिल रहा है, मेरी बीवी मुझसे जबरदस्त प्यार करती है, भरपूर प्यार करती है, उसके बदले में मैंने ये तुच्छ 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से दी है। देखिए कोर्ट जज जो है कोर्ट में, वो इस बात को एग्री कर लेते हैं, कहते हैं लॉ तो यही कह रहा है कि एडिक्वेट कंसिडरेशन और प्यार भी कंसिडरेशन है। और मिस्टर ए केस जीत जाता है। बताइए, देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको, मिस्टर ए कोर्ट से केस जीत जाता है और सचमुच वो कोर्ट ये कहता है ठीक है, इट्स इनकम ऑफ मिसेस ए। अब देखिए हर साल क्या होगा, मतलब हर कोई अब क्या करेगा, हर कोई अपनी वाइफ को क्या करेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा और कहेगा मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। रात दिन झगड़ा करने वाले भी जो जोड़े हैं ना, वो भी यही कहेंगे, ठीक है भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए मिस्टर ए ने मिसेस ए को क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है। टैक्स प्लानिंग तो होगी कम से कम, लड़ाई करते हैं तो घर में करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि बहुत प्यार करते हैं, टैक्स तो बचेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि अब ये सब नहीं चलने देंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगले बजट में ये लाइन बदल दी और ये वर्ड ऐड कर दिया। वर्ड क्या बन गया? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, वर्ड मॉनेटरी ऐड कर दिया गया। अब इसका मतलब बताइए क्या हो गया? अब आज कोई ये कह सकता है अपनी वाइफ को ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी की मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, गवर्नमेंट कहेगी भरपूर प्यार कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन क्या है? मॉनेटरी। सिर्फ रुपया पैसा ही क्या है? कंसिडरेशन। पैसा मिलना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए। वाइफ ने रुपए दिए 5 करोड़ के बदले 5 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले 5 करोड़ दिए नहीं, तो ध्यान दीजिए एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है। और अब मिस्टर ए डीम्ड ओनर कहलाएंगे, यानी जो वो कोर्ट में केस जीता था, अब वही काम कोई करेगा तो अब नहीं चल पाएगा। और हमने आपको शायद ये पहली क्लास में बताया भी था कि जो भी बजट आता है वो एक्ट, फाइनेंस एक्ट बनता है, और फाइनेंस एक्ट चेंजेस किस में लाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाता है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 सुप्रीम होता है। कोर्ट के डिसीजन से भी बड़ा क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कोई चीज बोल दी, तो अब
अगर कोर्ट के डिसीजन उसके अगेंस्ट भी कुछ हो चुके हैं पास्ट में तो वो नलीफाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब फ्यूचर में तो कोई ऐसा कोर्ट का डिसीजन अब इसके अगेंस्ट आ ही नहीं सकता क्योंकि वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन पास्ट में भी अगर कोई डिसीजन थे ऐसे कोर्ट के जो इनकम टैक्स एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो पुराने सारे कोर्ट के डिसीजन नलीफाइड है, अब उसका कोई रोल नहीं है, खत्म वो सारे डिसीजन। अब कोई उस डिसीजन को क्लेम नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन बाय द एसएससी टू हिज और हर स्पाउस। नाउ लॉ ये कहता है कि अगर आपने बिना कंसिडरेशन, बिना एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन लिए अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो आप डीम्ड ओनर कहलाएंगे, नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट। नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट, इसका मतलब होता है बच्चों डाइवोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट? डाइवोर्स। लेकिन अगर डाइवोर्स की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ठीक है, तो डाइवोर्स की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है कैसे? विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइवोर्स हुआ तो कोर्ट ने कहा कि मिस्टर ए आपको ये 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिसेस ए को देनी होगी एज कंपनसेशन। ठीक है, वो डाइवोर्स में कोर्ट ने ही डिसाइड किया था कि ये 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिसेस ए को देनी है, विदाउट कंसिडरेशन दिया गया है। ठीक है, डाइवोर्स का सेटलमेंट पॉइंट ही यही था कि 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिसेस ए को देनी है। अब बताइए डाइवोर्स के बाद क्या एक्चुअली ऐसा होगा कि तभी भी रेंट की इनकम मिस्टर ए को आ रही है? नहीं, ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, अब रेंट की इनकम जो भी आएगी वो मिसेस ए की है, बिकॉज दे हैव सेपरेटेड। नाउ देयर कैन नॉट बी एनी टैक्स प्लानिंग। क्या ऐसा भी होता होगा टैक्स बचाने के लिए लोग तलाक ले लेते होंगे मियां बीवी, थोड़ा सा टैक्स तो बच जाएगा, एक काम करते हैं चलो हम लोग तलाक ले लेते हैं, अलग अलग रहेंगे टैक्स बचेगा। अरे नहीं, जीवन में सब कुछ टैक्स बचाना ही नहीं है। कोई भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग नहीं हो जाएंगे, तलाक नहीं ले लेंगे टैक्स बचाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट भी ये बात मानती है। So if it is a case of divorce and the property has been transferred without adequate monetary consideration, then also the income will be of Mrs. A. Mr. A shall not be considered to be deemed owner. तो ये तो बात हो गई स्पाउस के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है सबको? तो स्पाउस को अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए तो हम डीम्ड ओनर हैं, लेकिन अगर डाइवोर्स के समय प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, या डाइवोर्स हो गया है, प्रॉपर्टी डाइवोर्स के समय प्रॉपर्टी दे रहे हैं या अब डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसे केस में अब हम डीम्ड ओनर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और टू हिज और हर माइनर चाइल्ड, अगर हम माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी समझ रही है कि माइनर बच्चा है, आप उसके नाम से इनकम जनरेट कर रहे हो, बस यही काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी ही इनकम कहलाएगी। अगर हम अपने 18 साल से छोटे बच्चे के नाम से, बेटा बेटी किसी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद ले या उनके नाम प्रॉपर्टी कर दें, किराया उनके हाथ में आएगा, गवर्नमेंट कह रही है इनकम तुम्हारी है। ठीक है, बट नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, 17 साल की बेटी है, माइनर है, लेकिन उसकी शादी हो गई है। हाँ, आपको कि इलीगल है, मुझे मालूम है इलीगल है, ठीक है, शादी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई है। ठीक है, अब जो दूसरा कानून है वो अपना कानून करे, इनकम टैक्स अपनी बात कहेगा। इनकम टैक्स को दुनिया जान के सारे कानून से मतलब नहीं है। ठीक है, 17 साल की बेटी है जिसकी शादी हो गई है, फादर ने प्रॉपर्टी उस माइनर डॉटर के नाम से खरीदी थी, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, माइनर डॉटर के नाम से खरीदी थी। जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी उसका जितना भी किराया उस प्रॉपर्टी पे आता था वो फादर की इनकम थी। लेकिन अब बेटी की शादी हो गई है, बेटी अभी भी 18 साल की नहीं है, बेटी की शादी हो गई है, अब जो किराया आएगा बेटी को वो फादर की इनकम नहीं है। पता है वो किसकी इनकम है? अब वो किसकी इनकम है? अब वो इनकम उसके ससुराल वालों में ऐड होगी। ठीक है, अगर उसका पति भी माइनर है तब तो उसके ससुर जी में ऐड होगी, पति मेजर है तो पति में ऐड होगी। समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। मिस्टर ए की बिटिया माइनर है, मिस्टर ए ने उस बिटिया के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है। जब तक बिटिया की शादी नहीं होती तब तक जितना भी किराया उस प्रॉपर्टी का आता है वो इनकम मिस्टर ए की कहलाएगी, पिताजी की कहलाएगी। अब उस 17 साल की बिटिया की शादी हो गई है,
अब जो किराया की इनकम आएगी वो अब पिताजी की इनकम में ऐड नहीं होगा, वो पिताजी की इनकम नहीं है, पिताजी डीम्ड ओनर नहीं कहलाएंगे। तो अब डीम्ड ओनर कहलाएगा कौन? उसके ससुराल में से कोई कहलाएगा। कौन कहलाएगा? अगर पति मेजर है, पति 18 साल से बड़ा है, क्योंकि हो सकता है पति भी छोटा सा है, दोनों लोग छोटे छोटे थे, प्यार किए, शादी किए, गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है, ठीक है। तो अगर पति भी माइनर है मान लीजिए, तो ऐसे केस में इनकम जो होगी वो उनके ससुर जी के, मतलब उस बिटिया के ससुर जी के हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल होगी, वो डीम्ड ओनर कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए पति मेजर हो गया है तो वो इनकम पति के हाथ में टैक्सेबल होगी, फादर डीम्ड ओनर नहीं कहलाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Then the individual who has transferred the property would be deemed owner of the property. Then the individual who has, अच्छा इन केसेस में क्या होगा? जो माइनर चाइल्ड या फिर स्पाउस की बात कर रहे थे, इस केसेस में इंडिविजुअल हु हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी वुड बी डीम्ड एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी का कहलाएगा। जिस इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इन केसेस में, तो मिस्टर ए ओनर कहलाएगा, ठीक है। दो चीजें छोड़ देनी है, जो भी प्रॉपर्टी स्पाउस और माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करेगा वो डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कहलाएगा। दो केसेस को छोड़ दीजिए, स्पाउस के केस में डाइवोर्स वाला केस, और माइनर डॉटर के केस में अगर शादी हो गई है तो। माइनर मैरिड डॉटर है इसको छोड़ दीजिए, और डाइवोर्स हो गया है तो वो केस छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन के हाथ में प्रॉपर्टी डाली जाती है विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, देन द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड deemed owner of the property. Number 2, holder of impartible estate. Holder of impartible estate, मैं आपको बताता हूं ये impartible estate होता क्या है। पहले ये देखिए, मिस्टर ए ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और बहुत कुछ अचीव भी किया, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए उन्होंने शून्य से मिलियन बिलियंस बनाए, ठीक है। जाते जाते इनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो मैं दिखा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, फिर एक ये भी बिल्डिंग है इनके पास, एक ये बिल्डिंग है इनके पास। मिस्टर ए के दो बच्चे, एक बी है एक सी है। मिस्टर ए जाते जाते उनको बोले कि मिस्टर बी तुम बेटा ये प्रॉपर्टी ले लेना, बी तुम ये वाली प्रॉपर्टी ले लेना, सी बेटा तुम ये वाली प्रॉपर्टी ले लेना। दोनों बेटे पूछे ये बड़ी वाली प्रॉपर्टी पिताजी ये इसका क्या होगा? पिताजी बोले धीरज रखो मैं बता रहा हूं इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। पहले तो बेटे ये समझ में आ गया ना, बी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सी बेटा ये तुम ये बिल्डिंग ले लेना। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना इसका कभी बंटवारा मत करना, मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका कभी भी बंटवारा ना हो इस प्रॉपर्टी का। देखो बेटा इस घर में मैंने एक मंदिर भी बनवाई है, इस घर के अंदर ही है मंदिर, ठीक है। हमेशा चाहेंगे कि होली दिवाली तुम लोग भले अलग अलग भी रहना, तो जरूर इस मकान में आना, इस बिल्डिंग में आना, और तुम लोग सबको यहाँ पे मिलना। इस मकान को मैंने बड़े प्यार से बनाया है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इसका कभी बंटवारा हो। मैं चाहूंगा पीढ़ी दर पीढ़ी ये मकान हमारे परिवार की एक निशानी हो, पूरा परिवार यहाँ पे ओकेजनली कभी कभार ही इकट्ठा हो। और जब भी तुम इकट्ठा होगे तो इस मंदिर के दरबार को भी खोलना, यहाँ पे हमेशा हलचल रखना, ठीक है। इस तरीके की बात पिताजी ने कही। आ गई बात समझ में सबको? ये प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, इसी को कहा जाता है इम्पार्टिबल स्टेट। पार्टिबल स्टेट क्या होता है? जो बट जाता है। बंटवारा जिसका हो गया वो पार्टिबल होता है। इम्पार्टिबल का मतलब जिसका बंटवारा नहीं हुआ। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, इम्पार्टिबल का मतलब जिसका बंटवारा नहीं है। अब आगे बताते हैं, बी के भी दो बेटे डी और ई, और सी के भी दो बेटे एफ और जी। अब ए तो जा चुका है ऊपर, इसको काट देते हैं, ये चला गया ऊपर। अब उसके बाद बी के भी जाने का समय हो गया है, बरसों बाद अब बात आ रही है। बी ने कहा बेटे डी और ई आओ मेरे पास आओ,
मेरे जाने के बाद ये देखो बेटा डी, तुम क्या करना, ग्राउंड फ्लोर ले लेना। ई बेटा, अच्छा अब नई जनरेशन आ गई, अब पेन बदल देते हैं, ठीक है। डी बेटा तुम ये ग्राउंड फ्लोर ले लेना, ई बेटा तुम ये टॉप फ्लोर ले लेना। इधर सी भी अपने दोनों बेटे को बुलाता है, ये भी अब ऊपर जाने ही वाला है। कहता है एफ बेटा तुम ये ग्राउंड फ्लोर ले लेना, जी बेटा तुम ये टॉप फ्लोर ले लेना, ठीक है। और दोनों लोग बी और सी दोनों बताते हैं, क्योंकि ये चारों बच्चे डी ई एफ जी पूछ रहे पापा पापा ये बड़ी वाली जो प्रॉपर्टी है हम लोग की उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो दोनों बी और सी बता रहे हैं बेटा इस वाले को कभी बांटना नहीं, ये अपने परिवार की पुरखों की निशानी बनी रहनी चाहिए बरसों तक, इसका बंटवारा नहीं होगा बेटा। होली दिवाली तुम लोग चारों भाई डी ई एफ जी जरूर उस घर में जाना, मिलना, गेट टुगेदर करना। और तो और ये चाहूंगा कि आप लोग की अगर बिटिया हो तो उसकी शादी भी इसी घर से हो, यहीं से वो विदा हो। ये परिवार हमेशा कभी ना कभी जरूर इस मकान के जरिए मिलता रहना चाहिए। इस मकान का बंटवारा नहीं करना, ये एक रास्ता बना होना चाहिए तुम सबके मिलन का, तुम सबके प्यार का, ठीक है। इसमें मंदिर है, फिर ये सभी ये बुढ़े लोग भी वही बात कर रहे हैं, चले इसमें एक मंदिर है, इसमें हलचल बनी रहनी चाहिए, तुम लोग जब आना तो यहाँ पे पूजा करना, साथ में फलाना धमाका। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इम्पार्टेबल स्टेट, जिसका बंटवारा नहीं हुआ होता है। आई बात समझ में सबको? अब आइए समझते हैं हम लोग। जब मिस्टर ए चले गए थे तो अब थोड़ा सा बैक गेयर ले रहे हैं, वापस से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये वाली थी बी की और ये प्रॉपर्टी थी किसकी, सी की। इस प्रॉपर्टी ये तो दोनों की थी बी और सी। इनकम टैक्स कहता है कि जो इम्पार्टेबल स्टेट है, जो इम्पार्टेबल स्टेट है उसका जो होल्डर होगा उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। एंड यू नो हु इज द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट? परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे कहा जाता है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है, जो भी परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। इनकम टैक्स कह रही है कि मिस्टर बी यू आर होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, ये इसका बंटवारा नहीं हुआ, इस प्रॉपर्टी के होल्डर तुम हो और तुम डीम्ड ओनर हो। क्या इस प्रॉपर्टी का कोई किराया आ रहा है? मान लीजिए नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है, अगर आ रहा है तो टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? बी की। और अगर इसका टैक्स नहीं आ रहा, इस पे कोई किराया नहीं आ रहा है, तो भी हमने तो आपको बताया है कि इनकम टैक्स में क्या होता है, खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो भी उसकी रेंटल अर्निंग कैपेसिटी देखी जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट देखा जाएगा उस प्रॉपर्टी का, उस पर टैक्स देना होगा। कौन देने के लिए जिम्मेदार है? बी। गवर्नमेंट सी को नहीं पकड़ेगी, छोटे भाई को। होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट, परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी जिम्मेदारी है उस प्रॉपर्टी पे टैक्स देने की जो प्रॉपर्टी बंटवारे में बांटी नहीं गई है। अब चलिए बी और सी ऊपर चले गए तो अब चार बच्चे बचे हैं, डी ई एफ जी। डी ई एफ जी चार भाइयों में से जो सबसे बड़ा भाई है, मान लेते हैं डी सबसे बड़ा भाई है, तो अगली जनरेशन में डी इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर कहलाएगा। परिवार का सबसे बड़ा बेटा होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट है, एंड ही इज कॉल्ड डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस प्रॉपर्टी। ये टैक्स पे करेगा इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब जब हम ये सब बात करते हैं ना, तो दुनिया भर की बात लोग बच्चों के मन में, क्यों सर चारों लोग एंजॉय करेंगे डी ई एफ जी, तो चारों क्यों नहीं दे रहे हैं, डी क्यों दे रहे हैं? अरे हम कहां करें डी को, डी दे रहा है अपनी जेब से, डी सरकार कह रही है डी हम तुमसे वसूलेंगे। डी चारों भाइयों में कहेगा, अगर चारों भाइयों में प्रेम है तो चारों भाइयों से कहेगा कि देखो हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कितना देना है, 4 लाख रुपया टैक्स देना है। एक काम करते हैं, हम लोग चारों भाई 1-1 लाख रुपया इकट्ठा करके दे देते हैं, तो 3 भाई 1-1 लाख रुपया डी के हाथ में लाके रख देंगे और डी 4 लाख रुपया सरकार को दे देगा। हम कहां कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत नहीं है? बात समझ में आ रही है? सरकार कह रही है कि हम ईएफजी से बात नहीं करेंगे, हम बात डी से करेंगे, डी की जिम्मेदारी है, डी हैज टू पे दिस टैक्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो आप इसके लिए परेशानी होगा डी को क्यों देना पड़ रहा है? अरे डी को देना पड़ रहा है नहीं, डी को डी गवर्नमेंट किसी ना किसी को तो लेवल बनाएगी ना, कहां से टैक्स वसूलेगी?
तो गवर्नमेंट का कहना है परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उससे हम टैक्स वसूली करेंगे। अब भाई सब भाइयों में प्रेम है तो सारे भाई मिलके क्या करेंगे, टैक्स का पैसा डी के पास इकट्ठा कर देंगे, बड़ा भाई जमा कर देगा उसको, he will be deemed owner of the property. Did you understand what I am saying? अब आगे फिर वही चीज होगा, डी के दो बेटे, ई के दो बेटे, एफ के दो बेटे, जी के दो बेटे, अब सबसे बड़ा वाला बेटा ये वाला है, तो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में वो बन जाएगा क्या, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और टैक्स देने की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाएगी, इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। समझ में आ गया ना सबको? चलिए, तो हमें बात समझ में आ गई, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट जो होता है वो डीम्ड ओनर होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं हु इज होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट, परिवार का सबसे बड़ा बेटा, लिखवा दें आपको, एल्डेस्ट सन होल्डिंग प्रॉपर्टी एज ट्रस्टी is deemed as owner of the property. You understand what is the meaning of holding property as trustee? Trustee का मतलब होता है केयर टेकर, बस हम केयर टेकर की तरह प्रॉपर्टी, मालिक थोड़ी ना है, मालिक तो सारे भाई हैं, उस प्रॉपर्टी के मालिक हम नहीं है, मालिक तो सारे भाई हैं, हम सिर्फ केयर टेकर के तौर पे हैं उस प्रॉपर्टी के। और इनकम टैक्स कहता है आओ भाई केयर टेकर, तुम ही से वसूलेंगे सारा टैक्स, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी क्या चीज है ये पहले आपको समझाऊं, मार्केट में हो क्या रहा है आजकल। देखिए एक बिल्डर है, वो क्या करता है, एक प्लॉट खरीदता है, ये रहा प्लॉट, ये जमीन खरीदी उसने, ठीक है, और इस प्लॉट को खरीदने के बाद वो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, जिसका नाम होता है राज रेजिडेंशियल, इनफैक्ट पहले एक सोसाइटी बनाता है वो राज रेजिडेंशियल सोसाइटी, ये सोसाइटी बनाता है वो, इसका रजिस्ट्रेशन कराता है और उसके नाम से ये प्लॉट परचेज कर लेता है, मतलब ये प्लॉट जो है ये परचेज हुई है राज रेजिडेंशियल सोसाइटी के नाम से, ठीक है। अब इस पे बिल्डिंग बनना शुरू होती है, अब ये बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, ये एक ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, ठीक है, सब में 100 फ्लैट्स हैं, इसमें 100 फ्लैट हैं, ठीक है, इसमें भी 100 फ्लैट हैं, कई सारे फ्लैट्स हैं इसमें, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने एक सोसाइटी फॉर्म की, सोसाइटी के नाम से जमीन खरीदी और उस पर बिल्डिंग बना दी। अब एक बात बताइए, सोसाइटी के नाम से जमीन खरीदी गई, उस पर बिल्डिंग बना दी, तो अब ये बिल्डिंग किसकी है, बिल्डिंग सोसाइटी की है, राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की। ऐसे समझिए, बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बात समझाते हैं। मैंने एक जमीन खरीदी, मैंने, और उस पर एक घर बनवा दिया, तो घर किसका है, जमीन मेरे नाम से है तो घर किसका है, मेरे ही नाम से है, घर मेरा हो गया। बात समझ में आ रही है, अगर जमीन मेरे नाम से है फिर मैंने उस पर घर बनवा दिया तो घर मेरे नाम से ही हो गया ऑटोमेटिक, अनलेस ये बात कहीं लिखी हुई ना हो। अगर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं बिल्डिंग किसी और की है, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो बिल्डिंग किसी और की है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, जिसकी जमीन है उसी का मकान है, जमीन मेरे नाम से है तो मकान मेरा ही हो गया ऑटोमेटिक, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं बिल्डिंग किसी और की है थ्रू एन एग्रीमेंट, तो बिल्डिंग किसी और की है, अदरवाइज कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम किया जाएगा कि जिसकी जमीन है उसी का मकान है। तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग किसकी हो गई, राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की। अब हम आपको बताते हैं मार्केट में फ्लैट बेचने का तरीका क्या है इन बिल्डर्स का, बिल्डर्स ये फ्लैट कैसे बेचते हैं। अब ये एक फ्लैट है, ठीक है, इस फ्लैट का नंबर है मान लीजिए 501। अब मैं इस फ्लैट को लेने पहुंचता हूं, ठीक है, तो बिल्डर से पूछता हूं बताइए भाई इस फ्लैट का रेट क्या है, बोलता है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं 1 करोड़ रुपए उसे पे करूंगा तो ये फ्लैट की रजिस्ट्री मेरे नाम से नहीं कराएंगे, ये एग्रीमेंट क्या लिखते हैं,
राज रेजिडेंशियल सोसाइटी कहता है कि मैं अपनी मेंबरशिप आपको देता हूं। 1 करोड़ रुपए में ये राज रेजिडेंशियल सोसाइटी क्या बेचेगा? फ्लैट नहीं बेचेगा। एज पर पेपर पे क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मान लीजिए, तो पेपर पे क्या लिखा जाएगा? मिस्टर ए इज नाउ मेंबर ऑफ राज रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड बीइंग मेंबर ऑफ राज रेजिडेंशियल सोसाइटी ही गेट्स ऑल राइट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैट नंबर 501। ध्यान दीजिए क्या बेचा गया है? 1 करोड़ रुपए में मेंबरशिप मिली है राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की। पेपर पे ये लिखा हुआ है कि मिस्टर ए इज नाउ मेंबर ऑफ रज रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड ही इज इंटाइटल्ड टू यूज फ्लैट नंबर 501 इन एनी मैनर ही विशेस टू डू सो। मतलब वो जैसे चाहे जैसे 501 को यूज कर सकता है, मतलब उसे किराए पे दे दे, बेच दे, रहे, जो मर्जी करे। The flat is of whom? Raj Residential Society. The flat is still of Raj Residential Society. ध्यान दीजिएगा। और मिस्टर ए क्या बना है? राज रेजिडेंशियल सोसाइटी का मेंबर बना है, और मेंबर बनने की वजह से उसे 501 नंबर फ्लैट के रिस्पेक्ट में सारे अधिकार मिल गए। ठीक है। क्या फ्लैट की रजिस्ट्री मिस्टर ए के नाम से की गई है? नहीं की गई है। सबको समझ में आ रहा है कि यह क्या बात हो रही है? ये हो रहा है आजकल। क्लियर हो रही है बात सबको? तो बिल्डर क्या करता है? सोसाइटी बनाता है, और उस एक सोसाइटी बना के प्लॉट खरीदता है, प्लॉट पे बिल्डिंग बनाता है, और बिल्डिंग बनाने के बाद फ्लैट बेचता नहीं है। कहता है सोसाइटी के मेंबर बनो, और मेंबर के नाम पे पैसा कितना लेता है? वही फ्लैट जितने का बेचना है उसको वही मेंबरशिप फी होती है। जैसे फ्लैट 1 करोड़ रुपए का बेचना है तो 1 करोड़ रुपया लेता है वो, और कहता है ये मेंबरशिप का पैसा है, और मेंबर बने हो इसलिए फ्लैट नंबर 501 का सारा अधिकार तुम्हारा। अरे हो तो गया कुल मिला के हम मालिक हो गए। लेकिन आज भी तुम ये नहीं कह सकते, मिस्टर एक कभी ये नहीं कह सकता लीगली कि आई एम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि कहीं भी प्रॉपर्टी के पेपर पे उसका नाम नहीं है, रजिस्ट्री उसके नाम से नहीं हुई है। प्रॉपर्टी किसकी है? राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की है, इसकी है। हाँ, उसके पास सारे अधिकार 501 नंबर फ्लैट के। अब आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को अब ये फ्लैट बेचना है, तो फ्लैट नहीं बेच सकता। रीजन बीइंग कि फ्लैट उसके नाम से है कहां की बेच देगा। तो मिस्टर ए पता है क्या करता है? जैसे मान लीजिए मिस्टर बी को अब ये फ्लैट बेचने हैं, तो मिस्टर बी को वो अपना क्या करता है? मेंबरशिप ट्रांसफर कर देता है। एक एग्रीमेंट बनाता है, उसमें लिखता है कि ये जो मेरी मेंबरशिप है वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, जिससे सारे अधिकार 501 नंबर फ्लैट के किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। ठीक है। और इसके एवज में मैं आपसे मेंबरशिप फी लेता हूं 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। भाई 1 करोड़ में तो खरीदा ही था फ्लैट, अब मान लो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच रहा है, तो यही एग्रीमेंट बनाएगा ये। तो पॉसिबल आप फ्लैट बेच भी सकते हो, लेकिन फ्लैट बेचते समय आपको सेल वर्ड यूज नहीं करना है। आपको क्या बोलना है कि हम मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये मार्केट में चल रहा है। अब एक बात बताइए, लीगल ओनर तो प्रॉपर्टी का ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को 501 नंबर फ्लैट को किराए पे लगाया जाए, इसका किराया आए, और गवर्नमेंट का लीगल ओनर की इससे हम टैक्स लेंगे, तब तो टैक्स इसको देना पड़ जाएगा, जबकि किराया कौन ले रहा होगा? मिस्टर ए ना ले रहा होगा इस फ्लैट का। तो अब इनकम टैक्स कह रहा है मिस्टर ए यू आर डीम्ड ओनर, आपको डीम्ड ओनर मानेंगे, आप ही से टैक्स लेंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, लेना भी इसी से था। लेकिन अगर डीम्ड ओनर इसको नहीं बनाएंगे तब तो फंस जाएगा ना इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स तो कहता है ओनर से टैक्स लेंगे, और ओनर तो यही है ना, ओनर तो यही है राज रेजिडेंशियल सोसाइटी। तो फ्लैट 501 का किराया पाए ये और टैक्स दे ये कहां का नियम है? तो देखिए क्या बोलता है, अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और ईओपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, कंपनी बनाया गया, या फिर ईओपी बनाया गया, जिसमें आपको मेंबरशिप दी गई, टू होम अ बिल्डिंग ऑफ पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड, जिसमें आपको बिल्डिंग ऑफ पार्ट या फिर उसका अलॉट किया गया, और लीज अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी, कंपनी और एओपी इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो कहता है कि अगर आपको मेंबर बनाया गया किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का, एओपी का, और मेंबर बनने के एवज में आपको एक प्रॉपर्टी पे अधिकार मिला, आपको एक प्रॉपर्टी अलॉट कर दी गई, तो कहता है कि
ऐसे केस में आप उस अलॉटेड प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर कहलाएंगे। ठीक है, यहां पे दो वर्ड कह रहा था अलॉट कर दी गई या फिर लीज पे दे दी गई। बहुत जगह पे प्रॉपर्टी जो दी जाती है ना वो लीज पे दी जाती है। जैसे दिल्ली में हम बात करें, डीडीए सुना है ना आपने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये फ्लैट बेचती नहीं है, ये बोलती है कि मैं आपको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे रही हूं प्रॉपर्टी। और बेसिकली आपको पता है जो फ्लैट्स होते हैं इनकी लाइफ कितनी मानी जाती है, 99 साल इसकी लाइफ मानी जाती है। ये माना जाता है कि 99 साल बाद बिल्डिंग रहेगी नहीं। व्हाट इज द लाइफ ऑफ बिल्डिंग एज्यूम्ड? 99 ईयर्स, राइट। 99 साल उसकी लाइफ मानी जाती है। मान लिया जाता है कि 99 साल बाद नहीं रहेगा ये बिल्डिंग। ठीक है, तो डीडीए जो फ्लैट्स बेचती है ना वो 99 साल की लीज पे देती है। आप कहोगे 99 साल के बाद भी है तो क्या करेंगे, दे देंगे डीडीए को, दे देंगे क्या? डीडीए को देने की जरूरत नहीं है। 99 साल बाद क्या किया जाता है, डीडीए आपको प्रॉपर्टी दे देती है 100, 200, 500 रुपए में, कुछ भी। एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 रुपया में आपके नाम पे अब हो जाती है। उसके बाद वो पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा होता है, क्योंकि जब लीज पे दिया गया था ना आपको 99 साल की लीज पे, तो पैसा ले लिया गया था प्रॉपर्टी का पूरा। ऐसे होता है। जैसे डीडीए को मान लीजिए एक फ्लैट बेचना है 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ रुपए का ये सेल नहीं करेंगे। डीडीए आपको 1 करोड़ रुपए में फ्लैट 99 साल की लीज पे दे देंगे, पूरा 1 करोड़ रुपया लेंगे जो फ्लैट की वैल्यू है, और उसी एग्रीमेंट में लिख देंगे कि 99 साल बाद 500 रुपए में आपको ये फ्लैट दे दिया जाएगा। तो हो तो गया, बात वही है, 99 साल के लिए लीज पे मिल गई है और 99 साल बाद 500 रुपए में फ्लैट मेरा हो जाएगा वो 1 करोड़ वाला। तो ये 1 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी ले लिया ना डीडीए ने, ये एग्रीमेंट का तरीका है उनका। ठीक है, तो ये सब मार्केट में जो जो सिस्टम चल रहा है ना उन सब के हिसाब से एक कानून बनाया गया कि आपको लीज पे मिला, आप किसी प्रॉपर्टी सोसाइटी में मेंबर बने, कंपनी में मेंबर बने, यूपी में मेंबर बने, आपको लीज पे प्रॉपर्टी मिली या फिर आपको प्रॉपर्टी अलॉट की गई और आप उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सारे अधिकार पा चुके हो, तो आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। नाउ फोर्थ, a person who has acquired a right in a building under lease, acquiring a property on lease for a term of not less than 12 years. चलिए देखिए, Mr. A is owner of the property. He has given the property on rent. Given on rent to Mr. B. So Mr. B will be paying rent to Mr. A. Mr. B further sublets the property. Mr. A has let out the property. Given on rent का मतलब let out the property to Mr. B. And Mr. B has further let out the property. उसे बोला जाता है subletting. He has subletting done. Subletting इसने कर दिया है, मतलब sublet कर दिया है प्रॉपर्टी को। He has sublet the property to Mr. C. Mr. C will again give rent to Mr. B. ये जो रेंट है, this rent, this is income under the head house property, but is this rent also income under the head house property? क्या ये भी income under the head house property है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नंबर 2 आप उसके ओनर होने चाहिए। मिस्टर बी ओनर नहीं है, मिस्टर बी खुद एक टेनेंट है जिसने फर्दर टेनेंसी कर दी, मतलब जिसने फर्दर सबलेट कर दिया मिस्टर सी को। तो ये जो रेंट आ रहा है, ये वाला रेंट हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इस वाले रेंट को हम लोग इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी लेट आउट की है ग्रेटर इज इक्वल टू 12 ईयर्स के लिए, 12 ईयर्स मतलब 12 साल का एग्रीमेंट पे दे दिया है, ठीक है, तो अब ऐसे केस में मिस्टर बी कहलाता है डीम्ड ओनर। मिस्टर बी अब कहलाएगा डीम्ड ओनर। तो मिस्टर बी जो मिस्टर ए को रेंट देगा ये भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और मिस्टर सी जो मिस्टर बी को देगा ये रेंट भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि मिस्टर बी अब डीम्ड ओनर कहलाएगा। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली और फर्दर किसी को किराए पे दी, तो मेरे हाथ में जो किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि हम उसके ओनर नहीं है।
लेकिन अगर हमने प्रॉपर्टी किसी से किराए पे ली है और एग्रीमेंट हमारे और उसके बीच कितने का बना है, 12 साल या उससे अधिक का, हम एग्रीमेंट बी और सी के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ए और बी के बीच का एग्रीमेंट 12 साल या उससे ज्यादा का बन गया, तो बी क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर। और अब बी को जो किराया आएगा वो क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बी को भी किराया आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर बी ने ये प्रॉपर्टी किराए पे कम समय के लिए ली होती, 12 साल से कम समय के लिए ली होती, तो बी अगर फर्दर सबलेट करता सी को और सी से किराया पाता, तो ये किराया क्या कहलाता, या तो पीजीबीपी या तो आईओएस। पीजीबीपी अगर किराए पे देना धंधा था, अगर धंधा नहीं है तो आईओएस। अब ये 12 साल या ग्रेटर इज इक्वल टू 12 ईयर का मतलब क्या है, कहता है वेदर फिक्स्ड ओरिजिनली or there is a provision for extension, or there is a provision for extension। इसका मतलब क्या है, पहले ही एग्रीमेंट कितने का बन गया, 12 साल का, 12 साल का भी बन जाएगा तो भी बी डीम्ड ओनर ही कहलाएगा, 12 साल या उससे ज्यादा। पहले ही एग्रीमेंट 12 साल का बन गया, एक ही बार में एग्रीमेंट बन गया, 12 साल के लिए मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दे रहा है। द प्रॉपर्टी इज बीइंग लेट आउट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, the property is being let out to Mr. B for 6 years and there is a provision for extending it for another 6 years if both the parties are willing to do so after 6 years। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, Mr. A is renting out the property to Mr. B, Mr. A is renting out the property to Mr. B for a period of, Mr. A is renting out the property to Mr. B for a period of, Mr. A is renting out the property to Mr. B for a period of 12 years। तब तो B डीम्ड ओनर है ही, लेकिन उसने ऐसे लिख दिया Mr. A is renting out the property to Mr. B for 6 years and after 6 years there is a provision for extension of another 6 years if both the parties are willing to do so। यानी एग्रीमेंट में 6 साल का एग्रीमेंट है और 6 साल के एक्सटेंशन का उसमें प्रोविजन बनाया हुआ है, कुल मिला के 12 साल हो गया, अगेन बी डीम्ड ओनर है। आई बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूं, मिस्टर ए इज लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्सटेंडिंग इट फॉर अनदर 3 ईयर्स 3 मोर टाइम्स। 3 साल का ओरिजिनल एग्रीमेंट है, 3 साल का ओरिजिनल एग्रीमेंट है एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ 3 ईयर्स 3 मोर टाइम्स। 3 साल के एक्सटेंशन का 3 बार और प्रोविजन है, 3 साल का 3 बार और एक्सटेंशन का प्रोविजन है, इसका मतलब 9 साल और बढ़ाने का मैंने प्रोविजन बना दिया। हमने कहा कि दिस एग्रीमेंट कैन बी रिन्यूड 3 मोर टाइम्स फॉर अनदर 3 ईयर्स, 3 मोर टाइम्स फॉर अनदर 3 ईयर्स ईच इफ बोथ द पार्टीज आर विलिंग टू डू सो। तो कुल मिला के 12 साल हो गए। मिस्टर बी क्या कहलाएगा, यहां पे भी डीम्ड ओनर कहलाएगा। सपोज हम एग्रीमेंट ऐसे बनाते हैं, द एग्रीमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट कैन बी रिन्यूड 12 मोर टाइम्स, और 11 मोर टाइम्स में भी चल जाएगा, इट कैन बी रिन्यूड 11 मोर टाइम्स बोथ द पार्टीज आर विलिंग टू डू सो। तो 11 टाइम रिन्यूअल, 11 साल, एक बार ओरिजिनल, जिससे ओरिजिनल एग्रीमेंट 1 साल का और 11 बार के रिन्यूअल का प्रोविजन, कुल मिला के हो गया 12 साल, कुल मिला के हो गया 12 साल। ऐसे में मिस्टर बी क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर। बताइएगा डीम्ड ओनर है कि नहीं है। तो ओरिजिनल एग्रीमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट कैन बी रिन्यूड 50 मोर टाइम्स इफ बोथ द पार्टीज आर विलिंग टू डू सो। 50 बार और रिन्यू हो सकता है। अरे ये तो 51 ईयर्स का एग्रीमेंट कहलाएगा। ये 50 साल का प्रोविजन है, 1 साल का ओरिजिनल एग्रीमेंट, ठीक है। 50 मोर टाइम्स रिन्यू हो सकता है। यस, डीम्ड ओनर कहलाएगा जिसने भी प्रॉपर्टी ली है किराए पे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ऐसे बोलते हैं, द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड इट कैन बी रिन्यूड 50 मोर टाइम्स if both the parties are willing to do so। 6 महीने का एग्रीमेंट है, 50 बार और रिन्यू हो सकता है, 50 बार और रिन्यू हो सकता है। तो 25 साल तो रिन्यू हो जाने से हो जाएगा, और एक बार 6 महीने का ओरिजिनल एग्रीमेंट हो जाए, 25.5 साल का एग्रीमेंट है। क्या मिस्टर बी डीम्ड ओनर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन में आपको एक बात की ध्यान देनी होगी कि ईच एक्सटेंशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 ईयर। ईच एक्सटेंशन, हर एक्सटेंशन भी, ईच एक्सटेंशन
should be greater equal to 1 year। ये ध्यान रखना होगा। एक्चुअली इसमें जितना भी एक्सटेंशन था वो 6-6 महीने का हो रहा था, तो ये नहीं चल पाएगा, यानी ऐसे चलेगा 1 साल और रिन्यूअल भी 1-1 साल का होता रहा, ये चल सकता है। उससे छोटे छोटे पीरियड का रिन्यूअल भी है तो प्रॉपर्टी किराए पे लेने वाला डीम्ड ओनर नहीं कहलाएगा। Acquiring a property on lease for a term of not less than 12 years, whether fixed originally or there is a provision for extension of term, and the aggregate period is not less than 12 years. And the aggregate period is not less than 12 years, where each renewal should also be of 1 year or more. Where each renewal should also be of 1 year or more. जिसमें हर एक renewal भी 1 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। Lessee is deemed owner। ऐसे में लेसी मतलब जो किराए पे लेता है। लेसर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी किराए पे देता है। बता दूं आपको, लेसर, ठीक है, लेट आउट करता है प्रॉपर्टी को, किसको? लेसी को। और लेसी वो होता है जो लेसर को रेंट देता है। तो लेसी जो है वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। कब? जब 12 साल से ज्यादा, 12 साल या उससे ज्यादा का एग्रीमेंट हो लेट आउट के लिए, या फिर ओरिजिनल पीरियड और एक्सटेंशन का प्रोविजन मिला के 12 साल हो। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हर रिन्यूअल भी, ईच रिन्यूअल शुड आल्सो बी 1 ईयर मोर। हर एक रिन्यूअल भी 12 महीने या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो आइए हम लोग ने डीम्ड ओनर का केस पढ़ लिया। 4 डीम्ड ओनर के केसेस हैं। ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, लेकिन इसमें से 2 चीजें बाहर है, डाइवोर्स का केस और माइनर मैरिड डॉटर का केस, ठीक है। ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। नंबर 2 है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट को डीम्ड ओनर माना जाता है। नंबर 3 है कि अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ईओपी कंपनी के मेंबर हैं और मेंबरशिप होने की वजह से आपको एक प्रॉपर्टी अलॉट की गई है या फिर लीज आउट की गई है, वो 99 साल वाली, ठीक है। और चौथा क्या है कि आपने प्रॉपर्टी लीज के तहत ली है 12 साल या उससे अधिक के समय, 12 साल या उससे अधिक के समय की आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, किराए पे ली है, और या तो ओरिजिनली 12 साल या उससे ज्यादा फिक्स किया गया है या फिर एक्सटेंशन मिला के 12 साल या उससे अधिक हो रहा है, ठीक है। और लेसी जो होता है वो यहां पे डीम्ड ओनर कहलाता है, जिसने प्रॉपर्टी किराए पे ली है वो डीम्ड ओनर बन जाएगा। तो 4 केसेस याद रहेंगे ना, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, member of cooperative society where I am been allotted a property, and 4th is property acquired on lease for a period of 12 years or more, whether originally fixed or there is a provision for extension, okay, and each extension should be 1 year or more, that you need to take care of, right। तो 3 चीजें थी ना, पहला था कि इट शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे थी पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में व्हाट था? ओनर, तो ओनर की एक्सप्लेनेशन यहां पे थी कि लीगल ओनर भी हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है। और तीसरा था पॉइंट कि इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर योर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे है। और ये बात हमने समझाई दी है कि आपको अपना बिजनेस प्रोफेशन वहां पे नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन अगर आप वहां पे कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से बाहर है वो प्रॉपर्टी। The annual value of a house property is not chargeable to tax under the head income from house property if the owner of the property utilizes the property for the purpose of carrying on his business or profession, income of which is chargeable to tax. This rule is applicable even if in a particular year income from business or profession is nil or there is a loss. कह रहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। If you are doing your business and profession in a property, this is outside the scope of income from house property. ध्यान दीजिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से बाहर है। बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट निल है, तो भी, क्योंकि जो वर्ड यूज करता है ना, द प्रॉफिट इज चार्जेबल टू टैक्स, यस, अगर इनकम निल है, जीरो है, निगेटिव है, तो भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। टैक्स आपका बन नहीं रहा है, वो एक अलग बात है। टैक्स मुझे देना है कि नहीं, टैक्स मुझे देना पड़ रहा है कि नहीं, ये एक अलग विषय है। चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं है वो उस बिजनेस की इनकम, ऑब्वियसली इनकम तो चार्जेबल टू टैक्स है। मेरे पास इनकम आई नहीं तो टैक्स देंगे कहां से, बात ये हो रही है। तो कह रहे हैं इनकम टैक्स दे रहे हो कि नहीं, ये एक्चुअली हम नहीं देख रहे हैं। वेदर इफ द बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स and you are doing such businesses in that property will be outside the scope of income from house property. And I've told you कि हर बिजनेस की इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। Therefore सीधे ऐसे कहिए कि अगर मैं प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा हूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस पर ग्रिप नहीं बना सकता।
मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो नहीं बनाएगा, मैं रहता हूं तो ग्रिप बनाएगा, मैं रहता हूं तो ग्रिप बनाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं, ठीक है, इस पे ग्रिप बनाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन टैक्स नील हो जाएगा क्योंकि वैल्यू नील हो जाती है। इसमें किराएदार है, ग्रिप बनाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ये खाली पड़ा है, ग्रिप बनाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला मकान बिजनेस करते हैं अपना, नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। क्लियर बात सबको? So this was section 22, the charging section which we have completed. हम लोग ने एक सेक्शन ही किया, सेक्शन 22 द चार्जिंग सेक्शन, राइट। तो जिसमें हमको बस इतना पता चला कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज हो जाती है। पहला, मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, ये बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए, और तीसरी बात, हम इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हो। इतनी 3 कंडीशन मीट हुई तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पंजा इस पे लग जाएगा। तो दिस वाज द चार्जिंग सेक्शन। वी शैल स्टॉप ओवर हियर। अगली क्लास में आएंगे तो आपसे आगे की बात करेंगे। एंड आई होप आपको चार्जिंग सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और आपको यह समझ में आ गया कि कब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज होती है। विल स्टॉप हियर।